आई एम ऑडिबल, ग्रीन सिग्नल जा रहा है, आप पीछे बैठिए, आप देखते रहिएगा सारा चीज़, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी ओर देखिए, खूब अच्छे से देखिए। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर फिजिक्स का सेकेंड टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, खूब इत्मीनान से, खूब आराम से देखिएगा, खूब मज़े से देखिए। 3 घंटे लगातार मैं वीडियो बनाऊंगा, 3 घंटे के वीडियो में आपका पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। खूब मज़े से देखिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर फिजिक्स का सेकेंड टॉपिक है, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये चाहिए तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, अब आप लोग फेयर नोट्स बना सकते हैं, बनाते जाइए और समझते जाइए। आधे घंटे में 3 पॉइंट बताएंगे, 3 पॉइंट करके समझा के बढ़िया से एलोबरेट करके, और उसको आप लोग नोट भी करते जाइए, ठीक है ना, वीडियो भी रहेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सेकेंड ईयर फिजिक्स का दूसरा टॉपिक है जिसको मैं एलोबरेट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि इस टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक। पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, नोट करते जाइए सब। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, आपको पहला पढ़ना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ठीक है ना। और दूसरा पढ़ना है डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट, डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। 2 चैप्टर हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 2 चैप्टर हैं। एक पहला है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, और दूसरा है आपका डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। तो पहला चैप्टर मैं पहले ले रहा हूँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। खूब इत्मीनान से देखिए, खूब मज़े से देखिए। आपका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आपका टोटल सिलेबस जो है 50-60 घंटे का लेक्चर है, फुल एंड फाइनल, हर बात, हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इस पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ में मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, और फिर मैं 2-3 पॉइंट लेकर यहाँ पर बोर्ड पे खूब अच्छे से आधे घंटे की वीडियो में एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है ना। ठीक, कन्विंस हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ में सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला, और बोर्ड लेवल पे जो जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो मैं ओरली बोलता जाऊंगा, वो मैं ओरली हर पॉइंट के साथ बोलता जाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, किस तरीके से चार्जेस एक कंडक्टर में फ्लो करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात जो पढ़ेंगे, ठंडक लगेगी तो उसको थोड़ा धीमे कर देगा, पंखा बंद कर दीजिए, उससे आवाज़ वो, दोनों पंखा बंद कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों फैन ऑफ कर दीजिए। हाँ, लाइट्स जला दीजिए, पूरी लाइट्स ऑन कर दीजिए उसको। अरे वो भी लाइट, हाँ चलिए, बैठिए। अरे वो लाइट तो ऑन करिए ना, किनारे वाली। हाँ, हो गया, बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। तो ये इतनी बातें हो गई। ये बताएंगे रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, ड्रिफ्ट स्पीड, ये सब बताएंगे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट स्पीड, ये बताएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको बताएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इनकी यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। इतनी बात हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ, ठीक, फिर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर आपको बताऊंगा मैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का कम्बिनेशन, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर, शंट वंट क्या होता है, ये सारी बात बताऊंगा, ठीक है ना।
तो इतनी चीज़ें मैं इस चैप्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ में मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट, जो थोड़ा बड़ा है, इसमें डिस्कशंस कुछ ज़्यादा हैं, तो उसको बाद में टेकअप करेंगे। अब दोनों तीन तीन पॉइंट में आपके बहुत सिंपल है। पहला चैप्टर तो बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन क्वेश्चंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, मतलब क्वेश्चंस बहुत काफ़ी बनते हैं, तो क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं तीन तीन पॉइंट लेके आधी घंटे की वीडियो में उसको मैं क्लियर करता जाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो पहले चैप्टर में आपकी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ में, जो सबसे पहली बात है वो है इलेक्ट्रिकल करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या समझते हैं ये बताएंगे। और इलेक्ट्रिक करंट के बाद नेक्स्ट चीज़ आपका कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, और नेक्स्ट बात आपकी जो है ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ, इससे हम क्या समझते हैं, ये इतने डिस्कशंस हम करेंगे, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, इसका ब्रेकअप मैंने बता दिया, ओरली कैसे कैसे होगा, वीडियो में बाकी है, आप चाहिए तो वीडियो से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तीन तीन पॉइंट लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब केवल इस तीन पॉइंट पे फोकस करिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। अगर 9th-10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को क्या परिभाषित किया गया है, क्या डिफाइन किया गया है, हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी वायर का, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा वही इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सी बात है। एक वायर है, उसके किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड, उतनी ही करंट उस वायर से फ्लो करते हुए हम मानेंगे, ठीक है ना। I बराबर क्या होता है, Q/T, ठीक है ना, I बराबर dQ/dt, यही इलेक्ट्रिक करंट है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। कूलम पर सेकेंड या एम्पियर एक ही बात है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा प्रश्न है हमारा आपसे, अब बाकी बातें भूल जाइए, बाकी जो इंट्रोडक्शन दिया इधर उधर की सारी बातें हमारी डिस्कशंस हुए उनको इस समय दिमाग से हटा दिए। इस आधे घंटे में आपको ये 3 बात सीखनी है। इस आधे घंटे में यही 3 बात आप सीख जाते हैं तो आधा घंटा सफल हो जाता है। और हर आधे घंटे को सफल करिए, 3-4 आधे घंटे को, चैप्टर खत्म, बेसिक लेवल पे खत्म। और फिर जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा तो इसके अलावा मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसी को घुमा फिरा कभी ऐसे पकड़ूंगा कभी वैसे पकड़ूंगा, ठीक है ना। वो बात हम क्लैरिटी से जानते रहिए। अब हमको अगली बात आप लोग बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केलर वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जैसे पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन है कि नहीं, बताइए। मैग्नीट्यूड है कि नहीं? तो वेक्टर क्यों नहीं है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो। चलिए, तो ना स्केलर है ना वेक्टर है, हैं? ये स्टैंड पॉइंट है आप लोग का। आप लोग का क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है बताइए? वेक्टर है? आप बताइए। नहीं, मेरे हिसाब से वेक्टर नहीं है। वेक्टर नहीं है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो है, स्केलर भी नहीं है। स्केलर है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मैं बता रहा हूँ कैसे। वेक्टर क्यों नहीं है वो तो सही बोल रहे हैं, वो उनका डिस्कशन सही है। उन्होंने बोला वेक्टर इसलिए नहीं है, देखिए क्लास 9-10 तक तो आप ये पढ़ते हैं कि एनी क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अ वेक्टर एंड विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, या विच कैन बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड अ क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ फॉर इट्स फुल डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी।
ये आप क्लास 9-10 तक पढ़ते हैं, जो सही भी होता है, ठीक है ना। लेकिन 11th में आके आपको एक नई बात मिलती है कि केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होकर ही कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती है। वेक्टर होने के लिए उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो बात वो बोल रहे हैं। तो वो सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ऐसा है कि अगर ये दो वायर हैं, देखिए ये दो वायर हैं, इस वायर से 3 एम्पियर करंट आ रही है और इस वायर से 4 एम्पियर करंट आ रही है, तो इस कनेक्टिंग वायर से कितनी करंट जाएगी? 7 एम्पियर जाएगी ना बेटा, जाएगी। 7 क्या है? इसका स्केलर सम है, वेक्टर सम नहीं है। भाई ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो इन दोनों का वेक्टर सम तो 7 नहीं होगा, स्केलर सम 7 होगा ना। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। हालांकि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, पर चूंकि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। आपके बोर्ड में एक नंबर का सवाल इस तरह का 2-4 बार पूछा है, समझ रहे ना, बोर्ड में पूछा है कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर और वेक्टर, तो आप बता देंगे इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबेज, जो बात उन्होंने बोली, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट इट डज नॉट ओबेज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो इट इज़ नॉट अ वेक्टर बट अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? एक नंबर आपको मिल जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है क्लियर हो गई कि नहीं? ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ये पहले से भी आप जानते हैं, ठीक है ना, एकदम साफ है दिमाग में। एक एक पॉइंट तैयार करते चलेंगे, 10 से 12 पॉइंट से ज़्यादा एक चैप्टर में नहीं है। पहला पॉइंट तैयार है, कॉन्फिडेंट है? अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में करंट या चार्ज कैसे फ्लो करता है, एक सर्किट में करंट या चार्ज कैसे फ्लो करता है, मैं ये समझाने जा रहा हूं, और उसके साथ बाद में ये सब बात बताऊंगा। तो इसको समझाने के लिए पहले हमको बोर्ड मिटाना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे अच्छे से। देखिए ऐसा है कि खूब अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, कोई भी कंडक्टर होता है, तो जिस तरह का भी ये कंडक्टर है, उस तरीके से उसके अंदर का क्रिस्टल लैटिस होगा। डिफरेंट कंडक्टर्स का डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस होगा। क्रिस्टल लैटिस मतलब अंदर किस तरीके से आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है, ठीक है ना। हर एटम, हर क्रिस्टल लैटिस का डिफरेंट होगा। अगर गोल्ड का है डिफरेंट होगा, सिल्वर का है डिफरेंट होगा, कॉपर का है डिफरेंट होगा, एल्यूमिनियम का है डिफरेंट होगा, ठीक है ना। सबके स्ट्रक्चर्स अंदर से डिफरेंट होंगे। मान लीजिए कि ये किसी का क्रिस्टल लैटिस है, तो आप देखेंगे पॉजिटिव आयंस बीच में ऐसे गुथे होंगे, पॉजिटिव आयंस बीच में ऐसे गुथे होंगे, पॉजिटिव आयंस तो मूव करते नहीं हैं। जब भी चार्ज का मूवमेंट की बात होती है तो मूवमेंट ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। करंट जो आपको दिखाता है बाई कन्वेंशन की, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक होता है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होता है। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट। वो हम बाई कन्वेंशन एज्यूम करते हैं, कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते। जब भी फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज तो लैटिस से इतनी कायदे से गुथे होते हैं कि वो मूव करेंगे तो लैटिस ही डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो तो मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन को हम बाई कन्वेंशनल करंट मान लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही करंट मानते हैं बाई कन्वेंशन। इतना तो क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस ऐसे ऐसे गुथे हुए हैं, ऐसे क्या हैं? गुथे हुए हैं। वो उनकी जगह फिक्स है, एक फिक्स जगह पर वो रखे हुए हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन अगल बगल क्या है? क्लाउड के रूप में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। जब इसको हम इधर देखिए, जब हम इसको किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए कंडक्टर है, जब तक कनेक्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए अभी कनेक्ट नहीं किया है, जब तक कनेक्ट नहीं करते हैं, ये कनेक्शन यहाँ से मैं काट दे रहा हूँ, जब तक कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक क्या होता है? तब तक क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं? बताइए, चार्जेस मूव नहीं करते हैं? करते हैं ना, मूव करते हैं। तो करंट क्यों नहीं होती है? अगर आपने एक वायर लिया है,
नहीं बेटा, करंट तो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, लैटिस के अराउंड ही वो करते हैं, उनका पाथ है मतलब। जैसे मान लिया आपने कोई वायर लिया, मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट बता रहा हूँ, आपकी शुरुआत के 1-1.5 पन्ने में समझाया है। हर किताब में 1-1.5 पन्ने में आप किताब पलटेंगे तो आप समझाएगा, आपके सिलेबस में है। जैसे मान लिया कि मैंने कोई वायर लिया, गौर से देखिए, खूब बढ़िया समझिए। आधे घंटे में बस 3 पॉइंट में समझाऊंगा खूब बढ़िया से। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ क्या क्या पढ़ाऊंगा, और 3-3 पॉइंट करके 3-4 वीडियो बनाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा आपका। समझ रहे ना? आप ऑफलाइन समझ भी जाएंगे और आपके सामने रिकॉर्डेड मैटर भी जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक वायर है, इधर देखिए, ये वायर है, मैंने ये वायर यहाँ पर ऐसे डायग्रामेटिकली दिखा दिया आपको। ये क्रिस्टल लैटिस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है, इनकी एक फिक्स पोजीशन है। वो डिपेंड करेगी किस तरह का हमने लिया है, कॉपर लिया है कि एल्युमिनियम लिया है, किस नेचर क्या है हमारे वायर का, उस हिसाब से इसका अरेंजमेंट होगा। बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अगल बगल इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में होंगे। मैंने आपसे प्रश्न क्या किया बेटा, क्या प्रश्न किया बताइए? कि अगर फ्लो करता है उसमें इलेक्ट्रॉन तो करंट कनेक्टेड। हाँ, अगर चार्ज फ्लो करता है तो करंट क्यों नहीं होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऐसे घूमते रहते रेंडम, फिर भी तो कुछ तो होना चाहिए ना। एक सीक्वेंस में नहीं मूव करता होगा, उससे करंट ना। हाँ, दोनों की बात को मिला लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे। देखिए ऐसा है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंशियल लगाते हैं, उस समय जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके कई गुना ज़्यादा स्पीड, 10⁴, 10⁷ टाइम्स स्पीड से तब चार्ज मूव करते हैं जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। रैंडम मोशन की स्पीड बहुत ज़बरदस्त होती है, 10⁷ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर उधर इधर उधर पूरे, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए हैं। लेकिन होता क्या है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता। कोई भी एक, खूब बढ़िया समझिए, यही सब बात आपकी किताब में समझाया होगा। मेरी बात को समझने के बाद अगर बुक रीडिंग करेंगे तो बुक रीडिंग बहुत आसान लगेगी आपको। और मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग तो बुक रीडिंग करिए ही मत, छूइए ही मत। जो मैं बता रहा हूँ वो सवाल लगाइए। सवाल फंसते हैं अगर तो हमसे क्वेश्चन करिए कि सर ये सवाल नहीं फंस रहा है, ये सवाल नहीं आ रहा है, और इसमें इसको आप कैसे समझाएं, तो हम बता देंगे। वो चाहें तो कर सकते हैं, उनके पास एम्पल टाइम है, 2 साल का पूरा टाइम है, और पहले से भी इक्विप्ड हैं वो। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, ये आपका ये हो गया, ये हो गया। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खट 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 चारों तरफ करते हैं 10⁷ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। लेकिन कोई भी इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस पार से इस पार जाते हैं उतने ही उस पार से इस पार आते हैं। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उस केस में 0 होता है। और जब तक नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब तक कोई ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, यहाँ चला, तो करंट कैसे आएगी? अरे यहाँ से यहाँ जितना गया उतना ही यहाँ से, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बहुत, और कई गुना ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, तब उसके कंपेरिजन में जब हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से लगाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब कैसे होता है, जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से लगाते हैं तब क्या होता है, तब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, और ये देखिए क्या कहते हैं, अगर ऐसे है तो फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। अगर इस तरीके से हम बैटरी लगाएंगे, मान लीजिए हमने फिर कनेक्शन कर दिया, मान लीजिए इसके बाद हमने क्या किया, कनेक्शन कर दिया, ठीक है? तो कनेक्शन करने के बाद अब आप देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर की ओर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन को, ये आप नहीं जानते होंगे, आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आप लोगों को तो क्लियर होगा ये बात क्लियर होगा। अच्छा, अब देखो बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाए तो फील्ड एक्सेलरेट करना शुरू करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि लगातार इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मैं ये समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सेलरेट करते आते हैं, लगातार स्पीड बढ़ती जाती है, लगातार स्पीड बढ़ती जाती है और फिर ऐसे चले जाते हैं। ऐसे नहीं मूव करते इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, उसके अंदर एनर्जी आई, उसकी स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने के बाद वो मूव किया, तो रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, उससे टकरा जाता है इलेक्ट्रॉन। टकराने के बाद कुछ देर चित्त पड़ जाता है, कुछ देर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है।
ठीक है ना। अब जितना देर हम कह रहे हैं उतना देर नहीं होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, 10⁻⁻⁻ में होती है। उतने सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन रुकता है, फिर एक्सेलरेट करता है, फिर चलता है, फिर रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर लड़ता है, फिर रुकता है, फिर एक्सेलरेट होता है। इसी तरह से आपकी किताबों में दिया होगा, आप पढ़ेंगे उसको लाइन बाय लाइन। फिर आगे की ओर बढ़ता है, फिर लड़ता है, फिर रुकता है, और ऐसे करके इस पार से इस पार आता है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड जिससे इस पार से इस पार आता है, भाई एवरेज स्पीड का मतलब वही ड्रिफ्ट स्पीड होती है। एक्सेलरेट किया, स्पीड हुई, आया, इससे लड़ गया, यहाँ पर कुछ देर के लिए स्टेशनरी हो गया, स्पीड 0 हो गई, ठीक है ना। फिर एक्सेलरेट किया, फिर लड़ गया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए आता है। तो जिस एवरेज स्पीड से पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद इस पार से इस पार इलेक्ट्रॉन आता है, उसी को ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। ये ड्रिफ्ट स्पीड रैंडम स्पीड से बहुत कम होती है। रैंडम स्पीड 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, जिस समय कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए हैं, लेकिन नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है। इस पार से इस पार जितना जा रहा है किसी भी इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन से इस पार जितना जा रहा है, उतना ही इस पार से इस पार आ जा रहा है। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होती है। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा लेते हैं तो उससे बहुत कम स्पीड होती है, लेकिन फिर भी एक ड्रिफ्ट स्पीड हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पर आ जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से करंट फ्लो करने लगती है। ये मैं समझाना चाहता हूँ। समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? देखिए, कम बातें बताएंगे। ऐसा मत सोचिए कि मैंने आज कहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाएंगे, आपका पूरा 1/10 सेकेंड ईयर की फिजिक्स आज इस तरीके से तो 10 बार आप बैठ जाइए, आपकी फिजिक्स खत्म, 10 बार मैथ बढ़ जाएगी खत्म, 10 बार केमिस्ट्री बढ़ जाएगी खत्म। बोलिए, इस तरह सुबह एक बार मैथ्स बढ़ जाइए, शाम को फिजिक्स बैठ जाइए, फिर अगले दिन सुबह मैथ्स हुआ, फिर 10 दिन में फिजिक्स मैथ खत्म। ऐसे देखिए, ऐसे है, आराम आराम से करेंगे। 3-3 पॉइंट, आधी घंटे में 3 पॉइंट एकदम क्लैरिटी से, और करीब करीब सब बात, करीब क्या सब बात मैं बोल ही दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। इसके अलावा आप पास्ट टेनियस लगाइए, उस बैच में ऐसे ही कर रहा हूँ। आप वीडियो देखिए, सवाल लग रहा है खटाखट, अब देखिए सब उसी से लग रहा है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऐसे फ्लो करेगा। बात समझ में आई? समझ में आ गया? अब कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो उसमें दिए हैं, एक बार हमारे मुंह से सुन लीजिए। एक होता है रिलैक्सेशन टाइम, एक तो ड्रिफ्ट स्पीड बता दिया। ड्रिफ्ट स्पीड वो स्पीड है जो इलेक्ट्रॉन की रैंडम स्पीड को सुपरसीड करती है, और जैसे रैंडम स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता। कोई भी इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन इधर से उतना इधर से, तो कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हुआ। ड्रिफ्ट स्पीड उससे बहुत कम है, लेकिन फिर भी नेट फ्लो ऑफ चार्ज धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन इस पार से इस पार आने लगता है। उस धीरे धीरे मूवमेंट की जो स्पीड होती है उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। VD से डिनोट करते हैं, VD से डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? ठीक है ना। और जाने के पहले हमको याद दिला दीजिएगा, ठीक है ना, वो इंक वाला याद दिला दीजिएगा। तो अब देखिए, उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। उसके बाद देखिए रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ, दो कॉन्सेप्ट और आप देख लीजिए। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से, चला यहाँ से, इत्मीनान से देखिए बेटा, इधर उनको देख लेने दीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ आने पे कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे आने पर एक ही कोलिजन तो होगा नहीं, कई ठो कोलिजन होंगे रास्ते में, ठीक है ना। 1 2 3, देखिए कई कोलिजन होंगे रास्ते में। इलेक्ट्रॉन चला, पहले पॉजिटिव चार्ज से टकराया, रुका, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर पॉजिटिव चार्ज से टकराया, रुका, फिर एक्सेलरेट हुआ, ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो एवरेज स्पीड इस पार से इस पार होगी वो ड्रिफ्ट स्पीड है, वो तो एकदम क्लियर है, कोई बट नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होता है कि पहला कोलिजन, जितना टाइम में पहला कोलिजन हुआ, मान लिया कि एग्जांपल दे रहा हूँ, x टाइम में पहला कोलिजन हुआ तो फिर 2x टाइम में दूसरा कोलिजन होगा, ऐसा नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है पहली बार इलेक्ट्रॉन x टाइम में ही लड़ जाए, और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन 3x टाइम में लड़े, तीसरी बार इलेक्ट्रॉन x/4 टाइम में ही लड़ जाए। मेरी बात समझ रहे ना, इतना फिक्स पैटर्न तो होता नहीं है। तो एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू कोलिजन, मतलब इसको आप ऐसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन
डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू कोलिजन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। ये मत सोचिएगा कि रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें जितनी देर में इलेक्ट्रॉन लड़ता है किसी पॉजिटिव चार्ज से, चित्त पड़ जाता है तो रिलैक्स करता है, वो रिलैक्सेशन टाइम है। हम भी जब पहली बार पढ़े थे इंटर में तो यही समझे थे रिलैक्सेशन टाइम, और अभी बहुत से लड़के ऐसे समझ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम वो नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम जो है एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर है? स्पष्ट है? स्पष्ट है ना? बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ड्रिफ्ट स्पीड बता दिए, रिलैक्सेशन टाइम बता दीजिए, टाइम बता दिए, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मीन फ्री पाथ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मीन फ्री पाथ। इसको बढ़िया से देखिए, मीन फ्री पाथ क्या होता है, खूब इत्मीनान से समझिए, खूब इत्मीनान से। एक इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगाए तो इलेक्ट्रॉन पहले तो रैंडम मूव कर रहा था बड़ी तेज स्पीड से, लेकिन कोई नेट फ्लो नहीं था शुरुआत में। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए तो उस रैंडम स्पीड को के ऊपर सुपरस्यूट कर गई ये बहुत स्लो स्पीड थी, लेकिन उस रैंडम स्पीड पर सुपरसीड कर गई, और ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 नेट फ्लो ऑफ चार्ज होने लगा। मेरी बात समझ में आई? जिस स्पीड से चला उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहे, ठीक है ना। मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ आने में कैसे चलता है, चला, इसे टकरा गया, रुक गया, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर भाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेट हो रहा है। फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर मान ली चला, एक्सेलरेट हुआ, तेज स्पीड से चला, फिर चित पड़ गया कुछ देर के लिए, फिर चला, फिर ऐसे लड़ते ऐसे पहुंचा। मैं आपको बता रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन मीन्स टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, टाउ से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? जैसे मान लीजिए पहले एटम से टकराने में मान लीजिए x दूरी चला, मान लीजिए p दूरी चला, तो ऐसा नहीं कि दूसरे एटम से टकराने में भी p दूरी चलेगा। ये फिक्स बैरियर थोड़ा बना है कि एक p दूर पे है दूसरा, और उसके p दूरी के है तीसरा, इस p दूरी पे है, फिर इस p दूरी, ऐसे थोड़ा है। एक से मान लीजिए चला, p दूरी चला, लड़ गया, फिर दूसरे से लड़ने मान लीजिए 3p दूरी चला, 2p दूरी चला, कुछ भी चल सकता है, p/2 दूरी चला। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है आपके दिमाग में? एकदम स्पष्ट है? कुछ भी देखिए, मैं 3 ही बात बताऊंगा इस पहले वीडियो में, और 3 बात को जोड़ के मैं आपका सब खत्म करूंगा। एकदम क्लियर है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज मीन फ्री पाथ। बात समझ में आ गई? तो यहां तक की बात आप लोग समझ गए, यहां तक की बात आप लोग अच्छे से समझ गए। अब तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखाया था बेटा? तीसरा पॉइंट क्या लिखाया था? रिलेशनशिप बिटवीन, जल्दी बोलिए। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। हाँ ठीक है, तो अब मैं आपको 2 बातें बता चुका हूं, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, थ्रू अ कंडक्टर, और तीसरा आपको बता रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। इस फॉर्मूले से आपके बहुत से सवाल बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपके बहुत से सवाल बनते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए, अगर ड्रिफ्ट वेलो स्पीड vd है और करंट I है तो I बराबर होता है NE/AVD। खूब गौर से देखिए, अगर ड्रिफ्ट स्पीड vd है और करंट I है तो I बराबर होता है NE/AVD। इससे बहुत से सवाल लगते हैं, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जिसमें N क्या होता है, इधर देखिए, N क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर टू कंडक्टर डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। वो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि आपको पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक
चार्ज। और ये क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाली करंट आई और उसकी ड्रिफ्ट स्पीड में ये रिलेशन होता है I बराबर NEAVD, वेयर I इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। आपको न्यूमेरिकल में सारी बातें दी रहेंगी, आप बड़े आराम से, कुछ बातें दी रहेंगी, जैसे ये तो दिया हो चाहे ना दिया हो ये तो पता ही रहता है ना, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, एक दो तीन चार वेरिएबल हैं, एक तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दे चाहे ना दे आपको पता होगा। यस सर। चार में से कोई तीन चीज़ दे देगा, चौथा पूछ देगा, यही आपका बोर्ड का लेवल है, बोर्ड में इसी तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट को, इस तरीके से मैं इस क्लास में इंटर हुआ। पहला डिसीजन हम लोगों ने ये लिया कि आज लगभग हम 3 घंटे के वीडियो बनाएंगे, आधे घंटे करके 4-5 ठो 6 ठो भी बन सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें हम लोग 3-3 पॉइंट करके पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है इसका आपको मोटा बता दिया, ये पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद 3 पॉइंट लिए और 3 पॉइंट को यहाँ आपको समझाया। एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ये समझाया, और तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी अब तक की, ये 3 बात बताई आपको, है ना। अब आप एक बार मोटा देख लीजिए कि किस तरह के सवाल आपके बोर्ड में बन सकते हैं। बेटा ऐसा है, मैं एक बात स्पेशली आपके लिए कह रहा हूँ, देखिए ये मत सोचिए कि आपको अगले साल बोर्ड देना है, या आप लोग भी ये मत सोचिए कि आपको 6-7 महीने बाद देना है। अभी यही 3 घंटे बाद और इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने आप को मेंटली इस लायक रखिए, और हैं भी तो रखिए कि अगर बोर्ड का पेपर आए तो हम सॉल्व कर दें, और पास्ट 10 ईयर्स ट्राई मार के देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद भी बहुत कुछ करना है, ये थोड़ा कि इतना हो गया तो हो गया, इतना तो बहुत जल्दी जान लेना है, उसके बाद आपको फिर बहुत से प्रॉब्लम्स लगाना है। और ये मत सोचिए कि ये जो मान लीजिए कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग का जो शीट होता है वो सफिशिएंट सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, सिलेक्शन सफिशिएंट टॉप करने के लिए होता है, लेकिन तरीका क्या है, 5 बार लगाना पड़ेगा। सफिशिएंट सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड कोचिंग्स हैं उनका सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है, टॉप करने के लिए सफिशिएंट है। अरे बहुत होता है, इतना होता है पूछिए मत, लेकिन कितनी बार करना पड़ेगा, 4 से 5 बार, मतलब एकदम रिफ्लेक्स में आपके हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना, देखते ही आपके दिमाग में आ जाए। एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है यार, मेंस उस लेवल तक तो एनसीईआरटी एकदम सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो अब देखिए इतनी बातें हो गई, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पार्ट से कितने प्रश्न बन सकते हैं, कितने तरह के प्रश्न आपके बोर्ड लेवल में बन सकते हैं। मैं मोटी 2-3 बार मिनट डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर वीडियो कट कर दीजिए, फिर आपको 4-5 मिनट गैप ले लीजिए और फिर असेंबल होइए, फिर नेक्स्ट वीडियो 3 पॉइंट फिर से बना दें। क्या क्या बन सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अ चार्ज ऑफ आपको बोर्ड लेवल अभी हैंडल कर रहा हूँ। अ चार्ज ऑफ दिस कूलम इज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम दिस, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कर देंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द करंट, कर देंगे। वो बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है, बोलिए। देखिए हम दिमागी तैयार होने का क्या आपको मापदंड बता रहे हैं। मेरा लड़का एवरेज है, मेरा लड़का टॉपर नहीं है, एवरेज है अपने स्कूल का, लिटिल फ्लावर का, और सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स उसको आती है। विश्वास ना हो तो किसी भी दिन बुला के उससे आप पूछ लीजिए, सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स पास 10 ईयर्स आ रही है, मात्र 20-22 दिन का इंटरेक्शन है मेरा उसको। मेंटली आदमी मैच्योर होता है, ऐसा नहीं है।
यही सब पहले आप लोगों को कर दिया तो क्या करते, बहुत अच्छा करते, मतलब उड़ा देते सब, है कि नहीं। ये सब बात आप 9th-10th में याद नहीं तो क्या नहीं आप सीखते, सीख जाते, कौन सी बहुत बड़ी बात तो है नहीं सब में, है ना। तो अब आप देखिए ये पूछेगा यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट, ठीक है ना, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट। अच्छा, उसके बाद आपसे नेक्स्ट चीज जो आपसे पूछेगा, पूछ सकता है आपके बोर्ड में कि पता नहीं ये पूछा है कि नहीं, लेकिन इस तरह का पूछा जा क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो, वही सिलेबस में है, पूछ भी सकता है, क्या पता पूछा हमको इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, कैसे फ्लो करता है, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, और व्हेन इट इज, हाँ करंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, 1 मार्क्स का ये तो आया है कई बार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद बोल देगा कि व्हेन अ कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, कि तो इन दैट केस करंट फ्लोज और नॉट, ठीक है ना, चार्जेस आर इन मोशन और नॉट, इस तरह की बातें। चार्जेस आर इन मोशन बट देर इज नो करंट बिकॉज देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपका आंसर हो गया। वहां से चार्जेस तो फ्लो कर रहे हैं लेकिन नेट फ्लो नहीं है, इसलिए क्या है, करंट नहीं है, चार्जेस तो रैंडम मोशन में है ही, और बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से, ठीक है ना। उसके बाद डिफाइन ड्रिफ्ट स्पीड 1 मार्क, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, इस तरह की बात है। उसके बाद गिवन अ कंडक्टर इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, दे देगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता ही है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज दिस एंड द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज 3 एम्पियर, व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड, तो निकाल लेंगे आप। इसके अलावा आपके बोर्ड लेवल पे सामान्यतः कोई प्रश्न नहीं बनेगा, वीडियो कट कर दीजिए।